हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया सर। और पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? मस्त चल। ठीक ठीक, चलिए। तो देखिए, इससे पहले संविधान में मैंने संविधान की विशेषताओं वाला टॉपिक करवाया था इससे पहले वीडियो में, तो उसे आप लोग जरूर देख लेना। और उससे पहले संविधान की स्टार्टिंग एक्ट वगैरह करवाया था, वो भी वीडियो पढ़े हैं, आप लोग देख लेना। क्योंकि एक तरफ से पूरा चल रहा है, टोटल संविधान जो है यहाँ पे मैं करवाने वाला हूँ, उसमें कुछ भी नहीं छूटने वाला। तो एक तरफ से सीरीज वाइज पूरा संविधान है, तो उसे आप अच्छी तरीके से एक तरफ से नोट्स बनाते रहें और पढ़ते रहें। तो आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज याद रखना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना वाला टॉपिक आज हम करेंगे। देखिए, पहले तो इस प्रस्तावना को आप लोग नोट कर लें, ठीक है। कह रहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारी संविधान की प्रस्तावना है, मूल प्रस्तावना है, जो जिस तरीके से लिखी गई है, ठीक है। अब इसके बारे में इससे क्वेश्चन जरूर आता है किसी भी एग्जाम में, तो इसे बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। अगर ये प्रस्तावना याद नहीं हो रही तब भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसे किस तरीके से करेंगे, इसका जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो ये है, ठीक है। शांत रहिए भैया, आप लोग ये जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, इससे पहले नोट करिए, ठीक है। तो इसमें जो है, अगर ये याद नहीं भी हो रही तब भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। इससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, खाली मैं वो चीज बता रहा हूं, ठीक है। इसमें देखिए, एक तो सबसे पहले हम इनका अर्थ समझेंगे कि आखिरकार जो है प्रस्तावना का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप जो है तैयार रहिए, नोट्स अच्छे से बनाइए। कह रहा है, पहला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि हम भारत के लोग, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। इसी से क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना में जो उल्लेखित शब्द हैं वो है हम भारत के लोग, इसका भावार्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है वो भारतीय जनता की सहमति के द्वारा, यानी जनता की सहभागिता के माध्यम से हुआ है। और सहभागिता किस तरीके की थी? सहभागिता इस प्रकार से थी कि भारतीय जनता के द्वारा ही संविधान सभा के मेंबर चुने गए थे। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने कराया था कि संविधान सभा का किस तरीके से गठन किया गया था। तो जो भारतीय जनता की सहमति से यह भी बताया था कि 10 लाख की जनता पर 10 लाख की जनसंख्या या जनता में जो है एक संविधान सभा का सदस्य चुना गया था। जो संविधान सभा के मेंबर पहुंचे और उनके द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता थी। इस वजह से जो है यहाँ पे पहले ही शब्द दिया गया है कि हम भारत के लोग, ठीक है। तो इसका अर्थ क्लियर हुआ कि हम भारत के लोग का मतलब यह है कि भारतीय, बिल्कुल सिंपल सरल शब्दों में समझे आप, कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय जनता के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसका दूसरे, एक बार पेपर में आया था किसी एग्जाम में कि हमारे देश की राजनीतिक संप्रभुता किस में निहित होती है, राजनीतिक संप्रभुता, तो भारतीय जनता, याद रखना, ठीक है। इसीलिए कहा है कि भारत की जो संपूर्ण जो संप्रभुता है, सर्वोच्च शक्ति है, वो किसमें है? जनता में, यानी हम भारत के लोग। दूसरा पॉइंट देखिए, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, ये संप्रभुता करके आता है। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरेनिटी या संप्रभुता शब्द जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति, ठीक है। इसका अर्थ है सर्वोच्च शक्ति, संप्रभुता का अर्थ है, ठीक है। इसका मतलब ये है, सिर्फ इसका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कि जो भारत
किसी के भी अंडर में यानी दबाव में रह करके कार्य नहीं करेगा। जो हमारा देश है वो चाहे आंतरिक क्षेत्र में हो या बाह्य क्षेत्र में, दोनों तरीके से स्वतंत्र रह करके अपनी विदेश नीति, अपनी शासन व्यवस्था का संचालन करेगा, किसी के भी दबाव में कार्य नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। यानी भारत कैसा देश है? संप्रभुता संपन्न। ठीक, एक क्वेश्चन अक्सर आता है, वो क्वेश्चन ये है कि राज्य के कितने तत्व होते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। राज्य के, देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग जो राज्य शब्द यूज होता है वो एक देश के लिए यूज होता है। हमारे इंडिया में क्या कहते हैं, किस राज्य से हो, हम तुरंत बताते हैं यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, झारखंड, इस तरीके से बताते हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति या पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत राज्य शब्द का जो प्रॉपर मीनिंग होता है उसके 4 तत्व होते हैं। जिस किसी देश में 4 तत्व ये पाए जाते हैं या क्षेत्र में चारों तत्व हों तो उसे राज्य कहा जा सकता है। तो क्वेश्चन आता है कि क्या भारत राज्य है? तो 4 तत्व कौन से होते हैं राज्य के, वो हम देखते हैं। पहला है जनसंख्या, दूसरा होता है भूभाग, तीसरा है सरकार और चौथा संप्रभुता। ठीक है, ये 4 तत्व होते हैं राज्य के। किसी भी राज्य में 4 चीजें अनिवार्य रूप से मिलना ही मिलना है, तभी हम उसे राज्य कहेंगे। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। क्या भारत के पास जनसंख्या है? बिल्कुल, सबको पता है इंडिया के इतने करोड़ जनसंख्या है। दूसरा है भूभाग, बिल्कुल है, हमारा अपना मैप है। ठीक है, इतना क्षेत्रफल है भारत के, निश्चित भूभाग है। सरकार, बिल्कुल चुनी हुई सरकार भी है हमारे यहाँ। अब बात आती है संप्रभुता, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था। तो ये राज्य का प्राण तत्व होता है। ये चारों में से सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है संप्रभुता। क्वेश्चन आता है कि क्या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र राज्य है? तो यहां देखेंगे ये तीनों चीजें मिल जाएंगी। यूपी में भी जनसंख्या, यूपी की हम लोग पढ़ते हैं कि लगभग 20 करोड़ जनसंख्या। यूपी का भूभाग क्षेत्रफल भी है, यूपी में सरकार भी है। लेकिन यूपी के पास या किसी भी प्रांत के पास जो है संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता का मतलब सर्वोच्च शक्ति, वो नहीं है। इस वजह से जो है यूपी राज्य नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कौन से राज्य के निवासी हो, बता देते हैं यहां से, तो वो चीज गलत है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग राज्य जो है किसी देश को ही कहा जा सकता है जिसमें चारों चीजें। एक क्वेश्चन आया था कि जिस समय अंग्रेजों के अधीन था भारत, ठीक है, ब्रिटिश कालीन भारत की बात की जा रही है, तो क्या भारत को उस समय राज्य कहा जा सकता था? अब आप खुद सोच के जवाब दीजिए कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था उस दौरान पूछ रहा है कि क्या भारत राज्य था, भारत को राज्य कहा जा सकता था? तो वही चारों चीज ढूंढेंगे। भारत की जनसंख्या भी थी, भूभाग, सरकार भी, सब कुछ, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता किसके हाथों में थी? ब्रिटिश, ठीक, यानी ब्रिटेन के जो थे यानी ब्रिटेन सरकार के पास है, ब्रिटिश सरकार के पास संप्रभुता थी। हम लोग गुलाम थे। इस वजह से संप्रभुता का मतलब सर्वोच्च शक्ति, किसी भी तरीके का निर्णय किसी के दबाव में ना आकर के निर्णय लेना, स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को संचालित करना ही संप्रभुता कहलाता है। तो उस समय भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं था, ये चीज याद रखना। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसे रटने के बजाय सिर्फ आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और इससे क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट देखिए, अगला टॉपिक है इसी प्रस्तावना में ही अगला कह रहा है समाजवादी। ठीक, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। समाजवाद शब्द का मतलब क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। समाजवाद का मतलब देखिए ये होता है कि भारत के यानी किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों, जो भी चाहे वो उत्पादन हो, वितरण हो, जो भी है, उस पे नागरिकों का अधिकार होना ही समाजवाद कहलाता है। ठीक है, यानी ज्यादातर सेक्टर जो है गवर्नमेंट के अंडर में होना, ये समाजवादी सरकार, ये समाजवादी राष्ट्र कहलाता है। इसी का अपोजिट, विरोधी जो विचारधारा होती है उसे हम उदारवादी या व्यक्तिवादी कहते हैं। व्यक्तिवाद का मतलब होता है कि बिल्कुल लेसेस फेयर, व्यक्ति को बिल्कुल अकेला छोड़ दो। ठीक है, स्वतंत्र, ज्यादा से ज्यादा
व्यक्तिवाद में व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता की मांग की जाती है, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, जो करना चाहता है उसे करने दो। यानी जैसे जो पश्चिमी राष्ट्र हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब कैसे राष्ट्र हैं? ये सब पूंजीवादी राष्ट्र भी है। इसी को जो अपोजिट में बता रहा हूं, व्यक्तिवाद को पूंजीवाद भी कहा जाता है, उदारवाद भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब उदारवादी यानी पूंजीवादी राष्ट्र। पूंजी का मतलब ये नहीं है कि वहां पे पूंजी ज्यादा है इसलिए पूंजीवादी राष्ट्र, वो एक नाम पड़ गया, लेकिन रियल में क्या है? उदारवाद। ठीक है, उदारवाद का मतलब होता है कि ज्यादातर सेक्टर जो है प्राइवेट क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो हम लोग पढ़ते हैं मिश्रित। मिश्रित का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ उदारवाद भी है और समाजवाद भी है। समाजवाद का मतलब ज्यादा से ज्यादा सेक्टर सरकारी क्षेत्र में होना, तो हमारे यहाँ बहुत से जैसे रेलवे है, बिजली विभाग है, डाक विभाग है, संचार विभाग है, परमाणु विभाग है, ऊर्जा विभाग है, ये सब क्या है? सीधे सीधे गवर्नमेंट के अंडर में, इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है। अब धीरे धीरे करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, दूसरी बात, भारत में उदारवादी व्यवस्था भी है। उदारवाद कैसे है? बहुत सारे सेक्टर हैं कि आप कोई भी कंपनी खोल सकते हैं प्राइवेट सेक्टर की, तो वो सब क्या है? ये उदारवाद के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया समाजवाद। अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष। ठीक, पंथ निरपेक्ष, इसका अर्थ क्या है? इसके बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इनके सिर्फ अर्थ पूछे जाते हैं कि पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, गणराज्य का मतलब क्या है, प्रभुता संपन्न का मतलब क्या है। तो इस तरीके से पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि बिल्कुल धर्म से परे। ठीक, यानी भारत का अपना कोई भी पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा। ठीक है, और भारत के अंतर्गत जितने भी धर्म हैं उन सभी को भारत संरक्षण प्रदान करेगा, किसी के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगा, समानता के आधार पर सबको सुरक्षा संरक्षण प्रदान करेगा। इसका मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, जैसे कि मान लीजिए बहुत से अरब कंट्री है, वहां पे क्या है? हम लोग कहते हैं कि वहां का धर्म क्या है? बोले इस्लाम धर्म। ठीक है, तो इस तरीके से जो है भारत एक धर्म निरपेक्ष है, हमारे यहाँ कोई भी पर्टिकुलर धर्म नहीं है, इसलिए पंथ निरपेक्ष कहा गया। अगला है देखिए लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब वही है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने वहां भी बताया था कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक मतदाताओं वाला देश, ये सब भारत ही है। ठीक है, तो लोकतंत्र का मतलब होता है, इसकी सबसे अच्छी परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी, जिसमें कहा था कि लोकतंत्र का अर्थ जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। यानी जिस देश की शासन व्यवस्था में जनता सर्वोपरि हो, जनता के द्वारा ही शासन का संचालन होता हो, जनता के लिए ही होता हो, लोकतंत्र कहलाता है, यानी डेमोक्रेसी, पब्लिक का शासन। आगे बात करते हैं गणराज्य। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणराज्य का अर्थ क्या है। ठीक है, तो गणराज्य का मतलब ये होता है जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति, गवर्नर जनरल, चांसलर, जो भी नाम अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उसे हम जो है उस देश को गणराज्य कहते हैं। भारत गणराज्य है, बिल्कुल है। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आप लोगों को बताना है बच्चों, क्या भूटान गणराज्य है? नहीं है सर, नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो राजा है, और राजा कैसा है? वंशानुगत। अगर उस राजा की मृत्यु हो जाएगी तो उनका जो अगला वंश का कोई भी उत्तराधिकारी है, पुत्र है या जो भी है, वो अपने आप ही राजा। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन, क्या ब्रिटेन गणराज्य है? नहीं है। नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ भी रानी, क्योंकि वहां भी ब्रिटिश महारानी है और वंश परंपरागत है ना। अमेरिका गणराज्य है? बिल्कुल है। क्यों? अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जनता उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्ट ही भाग ले। दो तरीके की प्रणाली होती है इलेक्शन की, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट, जिसमें हम लोग बिल्कुल सीधे जाकर के वोटिंग करते हैं, उस प्रणाली को प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। और जिसमें हम लोग भाग नहीं लेते, विधायक, सांसद या कोई अन्य बॉडी भाग लेती है, उसे जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। तो इस तरीके से आप लोग सिर्फ सोचना है, क्वेश्चन आता है कि फला देश, जैसे कह दिया फ्रांस है, फ्रांस क्या गणराज्य है? बिल्कुल, फ्रांस का राष्ट्रपति है। चीन गणराज्य, बहुत सारे ऐसे जो है, रसिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका,
इन्हीं में से क्वेश्चन मिल जाता है। तो इसका हमें अर्थ याद रखना है, जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो उस देश को गणराज्य कहा जाता है। ठीक, अब ये समझिए कि प्रस्तावना जो है 50% आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यहां से यहां तक क्या लिखा है इतना मैटर नहीं करता, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं, ये चीज याद रखना। अब इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। सिर्फ मैं वही चीजें करवा रहा हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। रटने का कोई चक्कर मत बनाओ, इसे सिर्फ समझ लोगे संविधान को, अपने आप जो है ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। अब अगला क्वेश्चन कैसे आता है, इसी में से इसे सिर्फ किस तरीके से याद करना है वो एक क्रमशः याद करना है कि पहले कौन सा शब्द आया, पहले कौन सा। कई बार पेपर में पूछा गया, इस तरीके से दिया है लोकतंत्र, ठीक, इसके बाद दे दिया गणराज्य, तीसरा दे दिया समाजवाद, चौथा दे दिया इसी में से पंथ निरपेक्ष या संप्रभुता, कुछ भी। अब कह रहा है इन्हें क्रमशः मिलाओ, तो क्रमशः आप तभी मिला पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, तो इसे जो है आप क्रमशः याद करेंगे, तभी जो है आपको पता चलेगा कि आखिरकार ये किस तरीके से इनका सीरीज है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हो गया। और ये मान के चलिए कि अब तक तुमने जो है 50% प्रस्तावना कंप्लीट कर ली, सिर्फ इतने में। इसी से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं कि समाजवाद इनका अर्थ पूछ लेता है और इन्हें क्रमशः मिलाओ इस तरीके से, तो ये चीज याद रखना है। आगे देखते हैं दूसरा, इसी में जो किस तरीके से और क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो कह रहा है बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक, अब क्वेश्चन आ रहा है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। यही क्वेश्चन है जो आते हैं आजकल। PCS 18 में आया था ये क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, पीसीएस में आया था इस बार 18 वाले में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भाई बहुत अच्छे से करना है। देखो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, कह रहा है कितने तरीके के न्याय। ठीक, तो कह रहा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी 1, 2, 3 कितने टाइप के न्याय हो गए? 3 प्रकार के न्याय। अगर उसमें भी पूछ ले कि कौन निम्न, अच्छा क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि निम्न में से कौन सा प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं है, तो 3 तो हमारे पास ही है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, एक चौथा कुछ भी दे सकता है, तो वो चीज याद रखना है। 3 टाइप के न्याय हो गए। अब अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है स्वतंत्रता से। कह रहा है संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे अगले इसी के जस्ट आगे शुरू हो रहा है तुरंत, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना, यानी 1, 2, धर्म 3 और उपासना 4। स्वतंत्रता कितने टाइप की हो गई? 4 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, बिल्कुल। अब इसमें भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी स्वतंत्रता नहीं है या फिर कौन सी है, तो हमें याद रखना है विचार अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलने, चालने की, भाषण देने की, अपनी बात सामने वाले को पहुंचाने की, ये विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। विश्वास, हम किसी भी चीज में विश्वास कर सकते हैं, देवी देवताओं में हो या अपने देश में। ठीक है, धर्म, अपने धर्म को हम मान सकते हैं, इसके लिए कोई मना नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। उपासना, हम किसी भी इष्ट देव, माता पिता, बड़े बुजुर्गों किसी की भी उपासना कर सकते हैं, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ये हमें तो इस तरीके की स्वतंत्रता, 4 टाइप की स्वतंत्रता हमें प्रस्तावना से प्राप्त होती है। आगे बात आती है, देखो यहाँ पे शब्द दिया है समता। समता का मतलब है समानता। ठीक, समता का मतलब समानता से है। और क्वेश्चन फिर से वही बन रहा है कि कितने प्रकार की या फिर कौन कौन सी समता या समानता संविधान की प्रस्तावना में दी गई है, तो प्रतिष्ठा और अवसर, ये 2 टाइप की समानता यानी समता हमारे प्रस्तावना में हमें प्राप्त हुई है। आगे इसमें कुछ नहीं है। प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज संविधान। ठीक, डेट याद रखना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो 26 नवंबर 1949 49 को संविधान जो है हमारा बन करके रेडी हो गया था, तैयार हो गया था। तो ये चीज याद रखना है, संविधान
बन करके कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 विक्रम संवत के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उस दिन कौन सी डेट थी, क्या थी, तो वो चीज भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछा गया, इसलिए मैंने लिखा मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी डेट थी। और जो सन चल रहा था विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग तो वो चल रहा था 2006, यानी 1949 में 49 में 2006 चल रहा था विक्रम संवत के अकॉर्डिंग। उसके हिसाब से अगर आप चाहें तो आज के डेट में भी इसे निकाल सकते हैं कि वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है। ठीक है, तो ये जो है प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन वाला टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। इसी से इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसमें से आता है कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द हैं। इससे क्वेश्चन आता है कि ये तीनों शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़े गए थे। ये मूल प्रस्तावना में नहीं थे, चीज याद रखना बहुत अच्छे से। ये जो मूल प्रस्तावना थी वहां पे अगर हम पढ़े मूल प्रस्तावना जो रियल में बनी थी उस टाइम, वो ये होता था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, और देखिए समाजवाद, पंथ निरपेक्ष ये थे ही नहीं, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ऐसे हम पढ़ते थे। ठीक है, ये मूल प्रस्तावना है। और ये दोनों जो है 1 और 2 ये बाद में जोड़े गए यहाँ पे। ठीक, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीसरा यहाँ पे, ये 3 चीजें जोड़ी गई हैं बाद में। तो ये कब जुड़ी है, इससे क्वेश्चन आता है, वो है 42वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1976 में, 76 में। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि संविधान में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है कब जोड़े गए थे, तो ये जो है 1976 में। अगर संशोधन पूछ ले तो वो है 42वां संविधान संशोधन। ये तो हो गया देखो कि इसमें बाद में क्या जोड़ा गया। अब इसमें कुछ वाद आते हैं प्रस्तावना से संबंधित, कोर्ट केस वाले वाद। ठीक है, तो इसको लेकर के काफी विवाद हो गया था, जिसमें लोग कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वहां पे मैटर पहुंचा कि आखिरकार प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है या फिर नहीं। मतलब या तो अलग पार्ट है या फिर इसी का ही संविधान का ही पार्ट है। इस चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट मैटर पहुंचा। ठीक है, दूसरा एक मैटर ये पहुंचा कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी इसी जो पेपर आते हैं उन्हीं में से पूछ लेता है कि क्या संविधान की प्रस्तावना में वर्तमान में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। बिल्कुल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अरे अभी मैंने बताया ना कि ये संशोधन के तहत ही तो 3 शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। अगर नहीं किया जा होता तो कैसे जुड़ गए। ठीक, अच्छा ये विचारधारा कैसे आई, ये कोर्ट पहुंचा था मैटर, और एक केस आया था केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार। ये केस आया था 1973 में। ठीक है, 1973 में ये आया था वाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि संविधान सहित, मतलब संविधान, पूरे संविधान को भी और साथ में प्रस्तावना को भी आप यानी संसद को यह अधिकार दिया गया कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। संसद संशोधन कर सकती है। ठीक है, ये ऐसा जो है इसमें जो है संसद को पावर दी गई कि आप बिल्कुल संशोधन कर सकते हैं, बशर्ते एक कंडीशन जोड़ दी थी कि जो मूलभूत ढांचा है, चाहे वो संविधान का हो या फिर प्रस्तावना को, उसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते, उसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मूलभूत ढांचे में नहीं। ठीक, ये केस वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है कि मूलभूत ढांचे का सिद्धांत, सीधा सीधा आता है जीएस में कि मूलभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिया गया, तो वो है केशवानंद भारती 1973 सन भी पूछ लेते हैं। है बिल्कुल। अब आगे दूसरा जो, इसे आप नोट कर लें, कर लिया। ठीक, अच्छा। इसके बाद देखिए अगला जो आपने अभी पूछा कि अभिन्न अंग वाला, तो उसमें ऐसा था, आगे बात आती है कि क्या ये संविधान का अभिन्न अंग है प्रस्तावना। तो उसके लिए आगे केस आया था मिनर्वा मिल्स। कौन सा? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार। ये है 1980 का। ठीक है, 1980 में केस आया और इसमें यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का
ठीक है, अभिन्न अंग है, ठीक है, अभिन्न अंग है, ये आप नोट कर लेना। यानी प्रस्तावना के बिना संविधान अधूरा है ना, और संविधान के बिना प्रस्तावना। एक क्वेश्चन इससे आया था, देखो पीसीएस में आया था क्वेश्चन, मैं बता दूं कि प्रस्तावना को लेकर के ही आया था कि अभिन्न अंग से ही संबंधित कि क्या ये अभिन्न अंग है, इसे हटाया जा सकता है भविष्य में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने कह दिया ये तो अभिन्न अंग है, ये जुड़ा रहेगा। एक क्वेश्चन और अक्सर पूछता है भाई, ये नोट कर लेना कि अगर कभी संविधान में किसी भी चीज का उल्लेख ना हो, हमारे संविधान में कोई ऐसा अचानक से कोई पॉइंट आ जाए जिसका उल्लेख ही ना हो, तब ऐसे में अब मैटर कोर्ट में जाएगा कि भाई इसका निर्णय दो आप। तब क्या होगा? तब ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय जो है किसका सहारा लेगी? तो वो सिर्फ एक ही है, प्रस्तावना। ठीक, प्रस्तावना का सहारा लेती है कोर्ट। यानी ये संविधान की क्या है, ये कई बार क्वेश्चन आया है, संविधान की कुंजी किसे कहा गया? प्रस्तावना। क्यों? सारा सुप्रीम कोर्ट का काम है संविधान की सुरक्षा करना, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को क्या कहा गया है? संविधान का संरक्षक, बचाने वाला, सुरक्षित रखने वाला, सुरक्षा करने वाला, ठीक है, सबको न्याय देने वाला। और अगर न्याय देने वाला ही कहीं फंस जाए तो कहाँ जाएगा? प्रस्तावना, उसकी कुंजी को देखेगा, यहां से वो चीज सहारा लेते हैं। तो ये जो है संविधान, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। और इस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक या पॉइंट जो मैं बता दूं, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आने की संभावना है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? पूरे संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो वो कोई और नहीं है, वो प्रस्तावना ही है। और याद रखना, उसमें एक ऑप्शन जो है डॉक्टर अंबेडकर भी होते हैं। ज्यादातर लोग डॉक्टर अंबेडकर लगा देते हैं, जो कि क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाता है। वहां पे आपने क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान की आत्मा क्या? संविधान की आत्मा पूछ रहा है, तो संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। और अगर दूसरा क्वेश्चन देखो, मैं बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन आ जाए कि मूल अधिकारों की आत्मा, संविधान को, जो मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा, यानी पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेकर के कहा गया कि ये संविधान की आत्मा, वो डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था। ठीक, तो दोनों क्वेश्चन है। पूरे संविधान की आत्मा सिर्फ हमारी प्रस्तावना है, और जो है अंबेडकर जी ने किसे कहा संविधान की आत्मा, तो वो पर्टिकुलर उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया था, वो है मूल अधिकार। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। तो बच्चों, कैसा लगा आज आपको ये वीडियो? ठीक है, अगर अच्छा लगता हो तो कम से कम मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या है, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा।